श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने तवतु प्रत्ययान्त शब्द कैसे बनाए जाते हैं, किस अर्थ में इनका प्रयोग होता है और वाक्य में इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इन सब बातों को अच्छी तरह से समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए पंचमी विभक्ति का नया नियम सीखने से पहले द्वितीय विभक्ति का एक नियम देख लेते हैं, क्योंकि इस नियम का पंचमी विभक्ति के नियम के साथ संबंध है। द्वितीय विभक्ति का नियम इस प्रकार है, समय तथा दूरीवाचक शब्दों में यदि अवधि के अंतिम बिंदु का उस शब्द में समावेश हो गया है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अन्यथा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। समयवाचक शब्द से यहाँ पर उन समयवाचक शब्दों को लेना है जो ड्यूरेशन को बताते हैं, हर किसी समयवाचक शब्द को नहीं लेना है। और दूरीवाचक शब्द अर्थात डिस्टेंस को बताने वाले शब्द। अब ड्यूरेशन है, अवधि है, तो उसके अंदर दो बिंदु रहेंगे, एक शुरुआत का बिंदु, एक अंतिम बिंदु। तो जिस समयवाचक शब्द में अंतिम बिंदु का भी समावेश हो जाता है, ऐसे समयवाचक शब्द में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जो समयवाचक शब्द अंतिम बिंदु का समावेश नहीं कर पाता, ऐसे समयवाचक शब्द में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आइए उदाहरण से इसको और स्पष्ट करते हैं। आपके सामने 3 वाक्य हैं। पहला वाक्य है 2 दिन मैंने पढ़ाई की। दूसरा वाक्य सप्ताह के 2 दिन में पढ़ता हूँ। और तीसरा वाक्य है 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ। अब पहले वाक्य में आप देखें कि 2 दिन मैंने पढ़ाई की, तो यहाँ जो 2 दिन शब्द है वो समय को बता रहा है और एक समय की अवधि बता रहा है कि पढ़ाई मैंने कितने दिन की है। तो आप इसमें 2 दिन में आप देखेंगे कि उस अवधि का पहला बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों का समावेश हो गया है। अतः 2 दिन इसका अनुवाद करने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दिन शब्द के लिए संस्कृत में दिन प्रातिपदिक का ही प्रयोग होता है, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और संख्या में क्योंकि वो 2 हैं इसलिए हमें द्विवचन का प्रयोग करना है। और 2 दिन का विशेषण है इसलिए 2 का अनुवाद करते समय भी हमें नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है। वाक्य का अनुवाद होगा 2 दिने अहम अपठम। दूसरा वाक्य है सप्ताह के 2 दिन में पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर भी समयवाचक शब्द है 2 दिन, तो इसमें भी आरंभ बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों का समावेश हो चुका है। अतः इसका भी अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो वाक्य का अनुवाद होगा सप्ताहस्य 2 दिने अहम पठामि। तीसरा वाक्य है 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर भी 2 दिन से यह समयवाचक शब्द है। अब इसमें आप देखेंगे कि अवधि का आरंभ बिंदु तो पता चल रहा है पर उसका अंतिम बिंदु का समावेश यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि पढ़ाई तो अभी भी चल रही है, उसका अंत अभी आया नहीं है। तो इसलिए 2 दिन से इस समयवाचक शब्द का अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अंतिम बिंदु का समावेश नहीं हुआ है। अब इसका अनुवाद करने के लिए हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। दिन का पंचमी विभक्ति द्विवचन में रूप बनता है दिनाभ्याम, और 2 का भी नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति द्विवचन में रूप बनेगा द्वाभ्याम। अतः वाक्य का अनुवाद होगा द्वाभ्याम दिनाभ्याम अहम पठामि। और एक उदाहरण देख लेते हैं, उसने 1 वर्ष नौकरी की। और दूसरा वाक्य है वह 1 वर्ष से नौकरी कर रहा है। पहले वाक्य में आप देखें 1 वर्ष, यह कालवाचक शब्द है, समयवाचक शब्द है। कितने समय नौकरी की? 1 वर्ष। तो यहाँ पर 1 वर्ष के अंतर्गत आरंभ बिंदु अंतिम बिंदु दोनों का समावेश हो चुका है। अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वर्ष को संस्कृत में वर्ष ही कहते हैं, आकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। नौकरी को संस्कृत में भृत्या कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। और की
करने की क्रिया का यह कर्मकारक है, अतः इसमें अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। वाक्य का अनुवाद होगा सह एकम वर्षम भृत्याम अकरोत्। दूसरा वाक्य है वह 1 वर्ष से नौकरी कर रहा है। तो 1 वर्ष से यह समयवाचक शब्द है। कब से शुरू किया है, आरंभ बिंदु तो है, पर इसमें अभी अंतिम बिंदु का समावेश नहीं हुआ है क्योंकि नौकरी अभी भी चल रही है। तो अंतिम बिंदु का समावेश न होने के कारण यहाँ पर अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है, हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा सह एकस्मात् वर्षात् भृत्याम करोति। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि समयवाचक शब्दों में कब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है और कब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक इसी प्रकार हमें दूरीवाचक शब्दों का अनुवाद करते समय भी नियम का अनुसरण करना है। दूरीवाचक शब्द अर्थात जो डिस्टेंस को बताते हैं ऐसे शब्द, तो उसमें भी यदि अंतिम बिंदु का समावेश हो रहा है तो हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, और अंतिम बिंदु का समावेश नहीं हो रहा है तो हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। आइए उदाहरण से समझते हैं। आपके सामने वाक्य है मैं आज 1 किलोमीटर चला। दूसरा वाक्य है मैं प्रतिदिन 1 किलोमीटर चलता हूँ। और तीसरा वाक्य है मैं 1 किलोमीटर से चल रहा हूँ। आज के जो दूरीवाचक शब्द हैं, डिस्टेंस को बताने वाले जो शब्द हैं, वो प्राचीन काल में नहीं हुआ करते थे। प्राचीन काल के दूरीवाचक शब्द अलग होते थे, इसलिए इसका संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हम किलोमीटर का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि इसका कोई संस्कृत शब्द नहीं है। किलोमीटर को हम अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक मान के चलेंगे। तो पहला वाक्य है मैं आज 1 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर यह दूरी को बताने वाला शब्द है। इसके अंदर अंतिम बिंदु का भी समावेश हो चुका है, अतः इसका अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा अहम अद्य 1 किलोमीटरम अचलम। आप लोगों को स्पष्टता से बोध हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पर संधि नहीं की है, वैसे यहाँ पर संधि आप कर सकते हैं। अद्य का अकार और एकम का एकार, इन दोनों के बीच में वृद्धि संधि प्राप्त है। और किलोमीटरम अचलम, तो यहाँ मकार के बाद अकार आया हुआ है, तो अकार को मकार के साथ जोड़ करके हम लिख सकते हैं। आगे वाक्य है मैं प्रतिदिन 1 किलोमीटर चलता हूँ। तो दूरीवाचक शब्द यहाँ पर भी 1 किलोमीटर है और जिसके अंदर अंतिम बिंदु का समावेश हो चुका है, अतः यहाँ पर भी अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद होगा अहम प्रतिदिनम 1 किलोमीटरम चलामि। और तीसरा वाक्य है मैं 1 किलोमीटर से चल रहा हूँ। यहाँ पर दूरीवाचक शब्द है 1 किलोमीटर से। अब यहाँ पर आप देखें आरंभ बिंदु का तो पता है, पर अंतिम बिंदु का यहाँ पर पता नहीं है क्योंकि चलने की क्रिया अभी भी हो रही है, अंत नहीं आया है। अतः अंतिम बिंदु का समावेश नहीं हुआ है, इसलिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे किंतु पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद होगा अहम एकस्मात् किलोमीटरात् चलामि। तो अब आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि समय तथा दूरीवाचक शब्दों में कब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है और कब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। समय तथा दूरीवाचक शब्द में जहाँ पर हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है वहाँ पर संस्कृत में प्रभृति अथवा आरभ्य, इन 2 अव्ययों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रभृति और आरभ्य, इनका अर्थ होता है से अथवा से लेकर। इनके प्रयोग के लिए नियम है प्रभृति अथवा आरभ्य, इन 2 शब्दों का प्रयोग होने पर इनसे संबंधित शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हमारा वाक्य था 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, इसका हमने अनुवाद किया था द्वाभ्याम दिनाभ्याम अहम पठामि। अब 2 दिन से इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रभृति अथवा आरभ्य, इन 2 में से किसी एक अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं और इनके प्रयोग का नियम है कि इनका संबंध जिसके साथ है उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो आप देखें से का संबंध 2 दिन के साथ है और से का अनुवाद करने के लिए हम प्रभृति अथवा आरभ्य शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमें 2 दिन इसका अनुवाद करने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तब हमारा वाक्य बनेगा द्वाभ्याम दिनाभ्याम प्रभृति अहम पठामि। और आरभ्य का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा द्वाभ्याम दिनाभ्याम आरभ्य अहम पठामि। प्रभृति और आरभ्य दोनों अव्यय हैं, इसके रूप नहीं चलेंगे। तो आप देखें, आप द्वाभ्याम दिनाभ्याम अहम पठामि यह भी कह सकते हैं
और आप प्रभृति और आरभ्य का प्रयोग करके द्वाभ्याम दिनाभ्याम प्रभृति आरभ्य वा अहम पठामि इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा वाक्य था, वह 1 वर्ष से नौकरी कर रहा है, इसका अनुवाद हमने किया था। सह एकस्मात् वर्षात् भृत्याम करोति। अब इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रभृति और आरभ्य का प्रयोग करेंगे, तब वाक्य का अनुवाद बनेगा सह एकस्मात् वर्षात् प्रभृति भृत्याम करोति अथवा सह एकस्मात् वर्षात् आरभ्य भृत्याम करोति। और दूरीवाचक शब्द में भी यही नियम वैसे ही लागू होगा। हमारा उदाहरण था, मैं 1 किलोमीटर से चल रहा हूँ, इसका अनुवाद हमने किया था अहम एकस्मात् किलोमीटरात् चलामि। प्रभृति और आरभ्य का प्रयोग करेंगे तो हमें 1 किलोमीटर इस शब्द में पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करना होगा, तब हमारा वाक्य का अनुवाद होगा अहम एकस्मात् किलोमीटरात् प्रभृति चलामि अथवा अहम एकस्मात् किलोमीटरात् आरभ्य चलामि। तो यह नियम बहुत ही सरल है। आप प्रभृति अथवा आरभ्य इन अव्ययों का प्रयोग करें तब भी हमें पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करना है, और इन दोनों अव्ययों का प्रयोग नहीं करें तब भी हमें पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। पर इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है कि समय और दूरीवाचक शब्द में कब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें और कब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। आप उदाहरण में देख सकते हैं कि प्रभृति और आरभ्य का प्रयोग हमने जहाँ पर किया है वहाँ दूरीवाचक शब्दों में अथवा समयवाचक शब्दों में अंतिम बिंदु का समावेश नहीं हुआ है। जहाँ पर अंतिम बिंदु का भी समावेश होता है वहाँ पर प्रभृति और आरभ्य इन दो अव्ययों के साथ पर्यंत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से पर्यंत शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ से लेके वहाँ तक, इस प्रकार की वाक्य रचना में से लेकर इसका अनुवाद करने के लिए प्रभृति अथवा आरभ्य इस अव्यय का प्रयोग करना है, और तक इसका अनुवाद करने के लिए हमें पर्यंत शब्द का प्रयोग करना है। किस प्रकार करना है उसको देखते हैं। अवधि बताने के लिए प्रभृति आरभ्य इन दो शब्दों के साथ प्रायः करके पर्यंत शब्द का प्रयोग होता है। पर्यंत शब्द का प्रयोग करने के लिए तक इसका संबंध जिस शब्द के साथ है उस शब्द के प्रातिपदिक के साथ पर्यंत शब्द को जोड़ करके प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में दो शब्दों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको समास कहते हैं, अर्थात समास करना मतलब दो शब्दों को जोड़ करके प्रयोग करना, और दो शब्दों को जोड़ करके जो एक नया शब्द बनेगा उसको समस्त शब्द कहते हैं। तो पर्यंत वाला जो समस्त शब्द होगा वह विशेषण के रूप में व्यवहार करेगा, अतः हमें विशेष्य के अनुसार इसमें लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग करना होगा। पर कभी कभी वाक्य में विशेष्य नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हमें पर्यंत वाला जो समस्त शब्द होगा उसमें नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। आइए वाक्य से देखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। वाक्य है, उस दिन से लेकर आज तक मेरी भांजी बेहोशी में है। इस वाक्य में उस दिन से लेकर आज तक, पहले इसका अनुवाद करेंगे। से लेकर का अनुवाद करने के लिए हमने देखा है कि प्रभृति अथवा आरभ्य का हमें प्रयोग करना है। प्रभृति और आरभ्य इन दोनों का संबंध जिस शब्द के साथ होता है उस संबंधित शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर उस दिन इसमें पंचमी विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। दिन अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है और उसका अनुवाद करने के लिए हमें तत् सर्वनाम का प्रयोग करना होगा, अतः उस दिन से लेकर इसका अनुवाद होगा तस्मात् दिनात् प्रभृति आरभ्य वा। अब आज तक इसका अनुवाद करेंगे। अभी हमने देखा तक का अनुवाद करने के लिए हमें पर्यंत शब्द का प्रयोग करना है, पर पर्यंत शब्द का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना है कि तक का संबंध जिस शब्द के साथ है, जैसे इस वाक्य में तक का संबंध आज के साथ है, तो संबंधित शब्द का जो प्रातिपदिक है उसके साथ पर्यंत शब्द को जोड़ना है। तो आज शब्द का प्रातिपदिक अद्य है, और अद्य क्योंकि अव्यय है इसलिए इसके रूप चलेंगे नहीं, तो हमें पर्यंत शब्द को अद्य के साथ जोड़ देना है। तो समस्त शब्द बनेगा अद्य पर्यंत। अब इस अद्य पर्यंत शब्द में किस लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग करें, यह प्रश्न है। वाक्य में देखेंगे, उस दिन से लेकर आज तक, इतना जो हिस्सा है वह समय को बताता है कि मेरी भांजी बेहोशी में रही, कब तक रही, तो उस दिन से लेकर के आज तक। अब यह पूरा शब्द समुदाय है वो कालवाची है। अब इसके लिए कोई विशेष वाक्य में है कि नहीं, तो आइए देखते हैं। शेष वाक्य है, मेरी भांजी बेहोशी में है। उस दिन से लेकर आज तक, इसके लिए मेरी यह विशेष्य नहीं है,
भांजी भी विशेष्य नहीं है और बेहोशी भी विशेष्य नहीं है, अर्थात इस वाक्य में कोई विशेष्य नहीं है। अभी हमने नियम में देखा था कि यदि पर्यंत वाले समस्त शब्द के लिए वाक्य में कोई विशेष्य न हो तब इस समस्त शब्द में नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। तो अद्य पर्यंत, इस पर्यंत वाले समस्त शब्द में हमें नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। तो आज तक इसका अनुवाद होगा अद्य पर्यंतम। शेष वाक्य है मेरी भांजी बेहोशी में है। क्रिया है का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु का प्रयोग करेंगे। कौन है? भांजी। भांजी करता है। भांजी को संस्कृत में भागिनेयी कहते हैं। 25वें पाठ में हमने संबंधवाची शब्द देखे हैं, आप उसको फिर दोहरा सकते हैं। दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। मेरी, इसका संबंध भांजी के साथ है, अतः मेरी का अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। किसमें है? बेहोशी में है। हमारे शरीर की विभिन्न अवस्थाएं जैसे कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, बचपन, वार्धक्य, बुढ़ापा, बेहोशी आदि आधार के रूप में मानी जाती हैं और जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है। अधिकरण कारक होने से बेहोशी का अनुवाद करते समय हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। बेहोशी को संस्कृत में अचेतावस्था कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, अतः अनुवाद होगा अचेतावस्थायाम। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा तस्मात् दिनात् प्रभृति आरभ्य वा अद्य पर्यन्तं मम भागिनेयी अचेतावस्थायाम अस्ति। आगे वाक्य देखते हैं। चलो यहाँ से लेकर चौराहे तक सब दौड़ लगाओ। पहले अनुवाद करते हैं यहाँ से लेकर चौराहे तक। से लेकर इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रभृति अथवा आरभ्य अव्यय का प्रयोग करेंगे और से लेकर का संबंध है यहाँ। यहाँ से इसका अनुवाद करने के लिए हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ से इसका अनुवाद करने के लिए इतः अव्यय का प्रयोग होता है। इतः अव्यय का अर्थ होता है यहाँ से, जो स्वाभाविक ही पंचमी विभक्ति में होता है। अतः यहाँ से लेकर इसका अनुवाद होगा इतः प्रभृति आरभ्य वा। चौराहे तक, तक का अनुवाद करने के लिए हमें पर्यंत शब्द का प्रयोग करना है। तक का संबंध चौराहे के साथ है। चौराहे को संस्कृत में चतुष्पथ कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अब हमने देखा था कि पर्यंत शब्द को अपने संबंधित शब्द के प्रातिपदिक से जोड़ना है। तक का संबंधित शब्द है चौराहा, उसका प्रातिपदिक है चतुष्पथ, तो पर्यंत को चतुष्पथ से जोड़ करके एक शब्द बना देंगे, चतुष्पथ पर्यंत। अब देखना है कि यहाँ से लेकर चौराहे तक यह स्थानवाची शब्द समुदाय के लिए वाक्य में विशेष्य है कि नहीं। तो वाक्य में शेष जो शब्द है सब दौड़ लगाओ, इसको हम देखेंगे। सब यह भी विशेष्य नहीं है। दौड़ लगाओ यह तो क्रिया है, यह भी विशेष्य नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर चौराहे तक इसके लिए कोई विशेष्य नहीं है। तो जब विशेष्य नहीं होता है ऐसी स्थिति में हमें पर्यंत वाला जो समस्त पद है चतुष्पथ पर्यंत, उसके लिए नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। तो चतुष्पथ पर्यंत अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा चतुष्पथ पर्यंतम। शेष वाक्य है सब दौड़ लगाओ। सब के लिए हमें सर्व प्रातिपदिक का प्रयोग करना है और दौड़ लगाने के लिए हम धाव धातु का प्रयोग करेंगे। चलो, इसका भी अनुवाद करने के लिए हम चल धातु का प्रयोग करेंगे। आदेश होने से लोट लकार का प्रयोग करेंगे। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा चलन्तु इतः प्रभृति चतुष्पथ पर्यंतम सर्वे धावन्तु, अथवा चलन्तु इतः आरभ्य चतुष्पथ पर्यंतम सर्वे धावन्तु। आगे वाक्य है पहले पौधे से लेकर चौथे पौधे तक मैं पानी डालूंगी। पहले पौधे से लेकर चौथे पौधे तक, से लेकर का अनुवाद करने के लिए हम प्रभृति अथवा आरभ्य का प्रयोग कर सकते हैं। से लेकर इसका संबंध है पहले पौधे के साथ, अतः पहले पौधे इसका अनुवाद करने के लिए हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। पौधे को संस्कृत में पादप कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। पहला यह पौधे का विशेषण है, अतः इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। पहले के लिए प्रातिपदिक है प्रथमा, अतः पहले पौधे से लेकर इसका अनुवाद होगा प्रथमात् पादपात् प्रभृति आरभ्य वा। चौथे पौधे तक, तक का अनुवाद करने के लिए हमें पर्यंत शब्द का प्रयोग करना है। तक का संबंध चौथे पौधे के साथ है, तो चौथे पौधे का जो प्रातिपदिक होगा उसके साथ हमें पर्यंत शब्द को जोड़ना है। अब चौथे पौधे, पौधे को तो पादप ही कहेंगे। चौथे के लिए संस्कृत में प्रातिपदिक है चतुर्थ। पहले चतुर्थ और पादप को जोड़ करके शब्द बनाएंगे चतुर्थ पादप। अब इसके साथ पर्यंत को भी जोड़ देना है, तो शब्द बन जाएगा चतुर्थ पादप पर्यंत।
वाक्य में देखें, पहले पौधे से लेकर चौथे पौधे तक इतना जो शब्द समुदाय है उसके लिए मैं भी विशेष्य नहीं बन सकता और पानी भी विशेष्य नहीं बन सकता है। अतः विशेष्य के अभाव में चतुर्थ पादप पर्यंत का अनुवाद करते समय हमें नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। तो रूप बन जाएगा चतुर्थ पादप पर्यंतम। अतः वाक्य का अनुवाद होगा, प्रथमात् पादपात् प्रभृति आरभ्य वा चतुर्थ पादप पर्यंतम अहम जलम पातयिष्यामि। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, हिंदी में यह वाक्य इस प्रकार भी बोला जा सकता है कि पहले पौधे से लेकर चौथे तक मैं पानी डालूंगी, अर्थात दोबारा पौधे शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके बिना भी काम चल सकता है। ऐसे ही संस्कृत में भी दोबारा हमें पादप शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी हम अनुवाद कर सकते हैं। जैसे कि प्रथमात् पादपात् प्रभृति आरभ्य वा चतुर्थ पर्यंतम अहम जलम पातयिष्यामि। यदि यही वाक्य इस प्रकार कहा जाए, जैसे कि पहले से लेकर चौथे तक के पौधों में मैं पानी डालूंगी। इस वाक्य में आप देखें, मैं पानी डालूंगी किसमें? पौधों में। कौन से पौधों में? पहले से लेकर चौथे तक के पौधों में। तो यह पहले से लेकर चौथे तक के यह पौधों को बता रहा है, अर्थात पौधों के विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है और पौधे इसका विशेष्य है। तो अनुवाद करते समय हमें ध्यान देना होगा, पहले से लेकर चौथे तक इसमें पहला शब्द भी पौधों का विशेषण है और चौथा भी पौधों का विशेषण है। तो अनुवाद करते समय हमें पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करना होगा। से लेकर का अनुवाद करने के लिए प्रभृति अथवा आरभ्य का हम प्रयोग कर सकते हैं और पहले का अनुवाद करने के लिए हमें प्रथम प्रातिपदिक पुल्लिंग में प्रयोग करना है। तो पहले से लेकर का अनुवाद होगा प्रथमात् प्रभृति आरभ्य वा। चौथे तक इसका अनुवाद करते समय तक का अनुवाद होगा पर्यंत। चौथे इसके लिए हमें चतुर्थ प्रातिपदिक का प्रयोग करना है। चतुर्थ और पर्यंत मिला करके चतुर्थ पर्यंत शब्द बन जाएगा। अब चौथे तक यह पौधों का विशेषण है, तो हमें देखना है कि पौधों में लिंग विभक्ति वचन क्या है। डालूंगी इसके लिए हमें पाती धातु का प्रयोग करना है, भविष्यत काल होने से लृट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या डालना है? पानी डालना है। पानी कर्म कारक है। कौन डालेगा? मैं कर्ता कारक हूँ। किस में डालना है? पौधे में। तो पौधे आधार होने से अधिकरण कारक है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पौधे संख्या में बहुत होने से हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। तो पौधे में इसका अनुवाद करते समय हमें पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। अतः चतुर्थ पर्यंत इसका भी अनुवाद करते समय हम पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो चतुर्थ पर्यंत इसका पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है चतुर्थ पर्यंतेषु। अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, प्रथमात् प्रभृति आरभ्य वा चतुर्थ पर्यंतेषु पादपेषु अहम जलम पातयिष्यामि। पादपेषु अहम यहाँ पर यण संधि हुई है। अब यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि यदि वाक्य में विशेष्य विद्यमान है तो पर्यंत वाले समस्त पद में हमें विशेष्य के अनुसार लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग करना है, और यदि वाक्य में विशेष्य विद्यमान नहीं है तब पर्यंत वाले समस्त पद में हमें नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। आइए और एक वाक्य देख लेते हैं। वाक्य है, मित्रों इस बार आप लोगों की पहली कक्षा से लेकर 50वीं कक्षा तक परीक्षा होगी। पहली कक्षा से लेकर का अनुवाद करने के लिए प्रभृति अव्यय का प्रयोग करेंगे। पहली कक्षा के साथ हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। कक्षा आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, संस्कृत में भी इसको कक्षा ही कहते हैं। पहली भी कक्षा का विशेषण है, अतः पहली का अनुवाद करते समय में पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। पहली के लिए संस्कृत में प्रातिपदिक है प्रथमा, अतः पहली कक्षा से लेकर इसका अनुवाद होगा प्रथमायाः कक्षायाः प्रभृति। 50वीं कक्षा तक का अनुवाद करने के लिए पर्यंत शब्द का प्रयोग करेंगे। 50वीं इसके लिए प्रातिपदिक है पंचाशत्तमी, क्योंकि कक्षा का विशेषण है अतः हमें स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का ही प्रयोग करना होगा। अब पंचाशत्तमी कक्षा और पर्यंत इन तीनों को मिला करके एक शब्द बना देंगे पंचाशत्तमी कक्षा पर्यंत। अब आप देखें वाक्य में कोई विशेष्य है नहीं, अतः हमें पर्यंत वाले इस समस्त पद में नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। अतः 50वीं कक्षा तक इसका अनुवाद होगा पंचाशत्तमी कक्षा पर्यंतम। शेष वाक्य का अनुवाद होगा परीक्षा होगी के लिए हम भू धातु का प्रयोग करेंगे, भविष्यत काल होने से लिट लकार का प्रयोग करेंगे। परीक्षा कर्ता कारक है और संस्कृत में परीक्षा को परीक्षा ही कहते हैं। इस बार आप लोगों की, इस बार का अनुवाद करने के लिए हम अस्मिन वारे इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। आप लोगों की यह संबंध है, अतः अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आप लोगों का अनुवाद करने के लिए हमें भवत प्रातिपदिक का प्रयोग करना है।
मित्रों यह संबोधन है, हमें संबोधन विभक्ति का प्रयोग करना होगा और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करना होगा। मित्र को संस्कृत में मित्र ही कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, ये ध्यान रखें। मित्र हमेशा ही नपुंसकलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, मित्राणि अस्मिन् वारे भवतां प्रथमायाः कक्षायाः प्रभृति 50तमी कक्षा पर्यन्तं परीक्षा भविष्यति। यदि वाक्य इस प्रकार हो जैसे कि मित्रों इस बार आप लोगों की पहली से लेकर 50वीं तक की कक्षाओं की परीक्षा होगी। आप वाक्य पे ध्यान दें, परीक्षा होगी किसकी? कक्षाओं की। कौन सी कक्षाओं की? पहली से लेकर 50वीं तक। तो पहली से लेकर 50वीं तक यह कक्षा की विशेषता बताता है, इसलिए यह विशेषण है। पहली भी कक्षा का ही विशेषण है, 50वीं भी कक्षा का ही विशेषण है। तो पहली से लेकर इसका अनुवाद करते समय से लेकर का अनुवाद होगा प्रभृति, और पहली का अनुवाद करने के लिए हमें प्रथमा प्रातिपदिक का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कक्षा का विशेषण होने से स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अतः अनुवाद होगा प्रथमायाः प्रभृति। और 50वीं तक इसका अनुवाद करते समय हमें तक के लिए पर्यंत शब्द का प्रयोग करना है। 50वीं इसके लिए हमारे पास प्रातिपदिक है 50तमी, दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास समस्त शब्द बन जाएगा 50तमी पर्यंत। 50तमी पर्यंत यह कक्षा का विशेषण होने से जो लिंग विभक्ति वचन कक्षा में होंगे वही लिंग विभक्ति वचन 50तमी पर्यंत इस शब्द में प्रयोग करना है। तो शेष वाक्य का अनुवाद देखेंगे, परीक्षा होगी, इसके लिए तो हमारे पास अनुवाद होगा परीक्षा भविष्यति। किसकी? कक्षाओं की। कक्षाओं की यह संबंध होने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करना है। इस प्रकार कक्षाओं की इसका अनुवाद करते समय हमें स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। अतः 50तमी पर्यंत इसका भी अनुवाद करते समय हमें स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। तो 50वीं तक इसका अनुवाद होगा 50तमी पर्यंतानाम। समस्त वाक्य का अनुवाद हो जाएगा, मित्राणि अस्मिन् वारे भवतां प्रथमायाः प्रभृति 50तमी पर्यंतानाम कक्षाणाम परीक्षा भविष्यति। एक और वाक्य देख लेते हैं, 16वीं से लेकर 20वीं तक की ट्रेन की सीटें सब खाली ही हैं। इस वाक्य में क्रिया है हैं। कौन है? ट्रेन की सीटें हैं। ट्रेन की सीटें यह कर्ता कारक हैं। कौन सी ट्रेन की सीटें? 16वीं से लेकर 20वीं तक। 16वीं से लेकर 20वीं तक यह ट्रेन की सीटों को बता रहा है, अतः यह शब्द समुदाय ट्रेन की सीट का विशेषण है। 16वीं भी ट्रेन की सीट का ही वाचक शब्द है और 20वीं भी ट्रेन की सीट को ही बता रहा है। ट्रेन की सीट को संस्कृत में शायिका कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। अतः 16वीं का अनुवाद करते समय हमें स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करना होगा। से लेकर का अनुवाद होगा प्रभृति अथवा आरभ्य। 16वीं के लिए संस्कृत प्रातिपदिक है षोडशी, अतः 16वीं से लेकर इसका अनुवाद होगा षोडश्याः प्रभृति आरभ्य वा। 20वीं तक का अनुवाद करने के लिए पर्यंत शब्द का प्रयोग करेंगे। 20वीं यह ट्रेन की सीट का वाचक होने से हमें स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करना है। संस्कृत में 20वीं के लिए विंशतितमी प्रातिपदिक भी प्रयोग किया जाता है और विंशी प्रातिपदिक का भी प्रयोग किया जाता है। पहले विंशतितमी का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे, तो 20वीं तक के लिए शब्द बन गया विंशतितमी पर्यंत। अब विंशतितमी पर्यंत यह सीट का विशेषण है, अतः जो लिंग विभक्ति वचन सीट में आएंगे वही लिंग विभक्ति वचन विंशतितमी पर्यंत इस प्रातिपदिक में भी प्रयोग करने हैं। सीट क्योंकि कर्ता कारक है, अतः इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। तो विंशतितमी पर्यंत इसके लिए भी हमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। तो 20वीं तक इसका अनुवाद होगा विंशतितमी पर्यंताः। शेष वाक्य का अनुवाद करेंगे, है क्रिया के लिए अस धातु का प्रयोग करेंगे। ट्रेन की सीटें करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। सब यह सीटों का ही विशेषण है, अतः सब का अनुवाद करते समय हमें सर्व स्त्रीलिंग का प्रयोग करना होगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। और खाली है कौन? सीटें, सीटों का ही विशेषण है, अतः खाली का अनुवाद करते समय हमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। खाली को संस्कृत में रिक्त कहते हैं। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा षोडश्याः प्रभृति आरभ्य वा विंशतितमी पर्यंताः शायिका सर्वाः रिक्ता एव सन्ति। ही का अनुवाद करने के लिए एव अव्यय का प्रयोग करेंगे। यदि 20वीं इसका अनुवाद करने के लिए विंशी प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा षोडश्याः प्रभृति आरभ्य वा विंशी पर्यंताः शायिकाः सर्वाः रिक्ताः एव सन्ति। आशा करती हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार की शब्द रचना का अनुवाद करते समय प्रभृति और आरभ्य का प्रयोग कैसे करना है और पर्यंत का प्रयोग कैसे करना है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये